बच्चों कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल बढ़िया और फर्स्ट क्लास होंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सेकेंड लेक्चर को देखेंगे और उसमें सबसे पहले आपको पीछे दिख रहा होगा पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, पॉलिंग ने क्या समझाया उसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पूरा का पूरा पॉलिंग स्केल विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन डिफाइंड है। तो यहां हम लिखेंगे कि इन दिस स्केल या इन दिस स्केल electronegativity is defined with respect to हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 2.1 होती है। प्यारे बच्चों, दूसरी बात ये जान लीजिए कि इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो एक्स्ट्रा बॉन्ड एनर्जी, जिसे हम रेजोनेंस एनर्जी भी बोलते हैं, उस पर बेस्ड है। तो यहां हम लिखेंगे क्या? यहां हम लिखेंगे कि दिस scale is based on extra bond energy। ये स्केल जो है वो एक्स्ट्रा बॉन्ड एनर्जी पे बेस्ड है। प्यारे बच्चों, इसमें हम दो फॉर्मूले पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं x, इसको काई बोलते हैं, मैं x पढ़ता हूँ, काई बोलना मेरे को थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं रखता, तो आपकी जो मर्जी वो करिए, नोटेशन समझते रहिए बस। XA माइनस XB जो होता है 0.102 रूट डेल AB किलो जूल पर मोल के बराबर होता है। इसका जो दूसरा फॉर्मूला है वो किलो कैलोरी पर मोल में है। तो XA माइनस XB इक्वल्स टू 0.208 रूट डेल AB किलो कैलोरी पर मोल के बराबर होता है। यहां पर प्यारे बच्चों जो ये XA है, दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, और जो XB है दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B, और सिमिलरली यहां पे भी। बट जो डेल AB है प्यारे बच्चों, वो है एक्स्ट्रा बॉन्ड एनर्जी। समझते हैं इसके बारे में। ये जो डेल AB है रूट के अंदर ना, ये कौन होता है? एक्स्ट्रा बॉन्ड एनर्जी होता है प्यारे बच्चों। अब जरा देखिए, ऐसे तो ये कैसे निकाला जाता है? बुक में इसको कुछ अलग तरीके से निकालता है और मैं कुछ ट्रिक लगा के निकालता हूं। दोनों एक ही चीज करते हैं, लेकिन मेरी वाली बात बुक के तुलना में थोड़ा ज्यादा इजी है। प्यारे बच्चों जरा देखिए, बुक में लिखा रहता है कि ये जो डेल AB है ये किसके बराबर होगा? बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB माइनस अंडर रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ BB। मैं जो बोलता हूं इसी बात को मैं मैथमेटिकली थोड़ा ट्रिक वाइज रिप्लेस करने की कोशिश करूंगा। तो मैं कहूंगा कि जो एक्स्ट्रा बॉन्ड एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाएगा? बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA, बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ BB अपॉन 2। दोनों से सेम डेटा आएगा, ये मैं प्रूफ कर देता हूं और दोनों के जानने का फायदा आपको बता देता हूं। प्यारे बच्चों जरा देखिए, अगर मान लीजिए कहीं हमको सॉल्व करना है 2 into 3 का रूट मान लीजिए, और या हमें कहीं सॉल्व करना है 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2। देखिए, तो बुक में अगर मान लो तुम्हें बॉन्ड एनर्जी है एक का AA का 2 और BB का 3, तो तुम्हें क्या सॉल्व करना पड़ेगा? 2 into 3। और मेरे तरीके से चलोगे तो तुम्हें क्या सॉल्व करना पड़ेगा? 2 + 3 डिवाइड बाई 2, यानी कि यहां आपको करना पड़ेगा 5/2, जो कि कितना आ जाएगा? 2.5। यहां आ जाएगा √6। √6 सॉल्व करना थोड़ा सा मैथमेटिकली टफ है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालना रादर देन दिस वन, बट मैं इसको भी आपको अच्छे से सिखा सकता हूं। देखिए, दुनिया में किसी भी डिजिट का रूट निकालना हो तो उसको भी मैं कर सकता हूं। जरा देखो कैसे। सबसे पहले इसे ऐसे तोड़ लिया करो कि नियरेस्ट रूट क्या है। तो नियरेस्ट रूट 4 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 बाहर कर दो, ये बचा 2। इस 2 को जो बाहर किए उसी के डबल से डिवाइड कर दो, तो 2 + 1/2 एंड इट इज इक्वल्स टू 2.5। ये है रूट लेने का तरीका। हालांकि ये मैं जानता था तो मैं कर दिया। आप इसको हमेशा गैस करोगे, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पाओगे। तो देखिए, इससे भी 2.5 आ रहा है, इससे भी 2.5 आ रहा है, यानी ये लिखो या लिखो ये लिखो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बट इसे मैथमेटिकली इजी हैंडलिंग है,
इसकी तुलना में इसको मैथमेटिकली इजीली सॉल्व किया जा सकता है प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी मेरे सरकारों। आगे चलेंगे और धीरे धीरे बात सीखेंगे। सबसे अब देखिए कहता है मुल्किन स्केल। 1 मिनट देख लेता हूं कि सब कुछ फ्रेम के भीतर है या नहीं, होना तो चाहिए, हाँ है भी, ठीक है। मुल्किन स्केल की अगर बात करें तो ये जो मुल्किन स्केल होता है प्यारे बच्चों, ये डिफाइन होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बिहाफ पे। किसी भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है मुल्किन स्केल में क्या होता है, वो आयोनाइजेशन इंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के एवरेज के बराबर होता है। और प्यारे बच्चों ध्यान से समझना बात को, ये जो रिलेशन हमारे पास है ना, इसके बिहाफ पे हम पॉलिंग स्केल को भी किसके टर्म में, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म में निकाल सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पॉलिंग स्केल होता है वो मुल्किन अपॉन 2.6 होता है। तो मुल्किन की वैल्यू कितनी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और डिवाइड बाई 2 इंटू 2.8। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि पॉलिंग इक्वल्स टू IE प्लस EA अपॉन 5.6। देखने में छोटी बट बहुत मोटी बात है क्या, कि पॉलिंग स्केल को भी वी कैन डिफाइन विद रिस्पेक्ट टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी एज वेल एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और हमारे पास ये परफेक्ट रिलेशन दिया हुआ है। कई बार प्यारे बच्चों अगर हमसे ऐसा ग्राफ पूछ ले तो हम समस्या में आ सकते हैं क्या, कि x पॉलिंग और किसके बीच में, x मुल्किन के बीच में ग्राफ पूछ ले, तो ये रिलेशन अगर हमको नहीं मालूम है क्या, कि x पॉलिंग इज इक्वल्स टू 0.336 x मुल्किन माइनस 0.2, तब तक हम इसे कर नहीं सकते। y इक्वल्स टू mx माइनस c। अगर हम x की वैल्यू 0 कर देंगे तो y नेगेटिव आएगा, यानी कि यहाँ कहीं, और y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो x पॉजिटिव आएगा, यानी कि यहाँ कहीं। ये ग्राफ ऐसे जाता है, ज़्यादातर किताबों में ये हिस्सा नहीं दिया रहता है, ये हिस्सा दिया रहता है। तो x पॉलिंग और x मुल्किन के बीच में एग्जैक्ट ग्राफ खींचेंगे तो ये आएगा, एग्जैक्ट रिलेशन ये है, और हम इसको इस तरह से पढ़ते हैं। प्यारे सरकारों, उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी, और अगर आई है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आई है तो इसको आप बढ़िया तरीके से समझें, सीखें और जानें। अगर हम इस रिलेशन के बिहाफ पे ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ ऐसे चला जाएगा, देखो x पॉलिंग x मुल्किन के बीच ग्राफ खींचोगे तो ऐसे चला जाएगा, और इसका जो स्लोप है tan थीटा वो 1/2.8 के बराबर हो जाएगा, और इसके बिहाफ पे खींचोगे तो वो इस तरह से जाएगा। परफेक्ट रिलेशन यही है, जानते रहिए। हालांकि ये ज़्यादा पूछता नहीं है, बट जानते रहें एग्जैक्ट लीनियर रिलेशन जो है वो ये है। प्यारे बच्चों आगे चलेंगे, और मुल्किन की इतनी बातें सुनने के बाद हम धीरे से आगे बढ़ जाते हैं किसके, एलरेड-रॉशो स्केल। ये भी जानते रहो क्या कहता है, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन एलरेड-रॉशो स्केल जो होता है XAR, ये 0.359 Z इफेक्टिव अपॉन R स्क्वायर के बराबर होता है। जहां पर Z इफेक्टिव क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, पीछे हमने उसे निकालना सिखाया है। R स्क्वायर क्या है, उसका एटॉमिक रेडियस, वो तो आप जानते ही हो। ये पॉलिंग और एलरेड-रॉशो स्केल के बीच में रिलेशन है। कभी आपसे पूछ ले कि ग्राफ कैसा जाता है x पॉलिंग और x एलरेड-रॉशो स्केल, तो ये y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, लुक्स लाइक दिस वन। अगर हम बात करते हैं, देखिए y इज इक्वल्स टू x पॉलिंग इज इक्वल्स टू x एलरेड-रॉशो प्लस 0.744। अगर हम यहाँ देखें तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, m की वैल्यू कितनी है, tan थीटा, ये आ जाएगा 1 के बराबर, यानी थीटा इज 45 डिग्री। ये आपको मालूम होना चाहिए प्यारे बच्चों। अब धीरे से हम आगे की तरफ चलते हैं और इनके एप्लीकेशंस को समझते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या क्या एप्लीकेशन है। प्यारे सरकार, सबसे पहला एप्लीकेशन जो है वो है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को डिफाइन करना, कि कहाँ पर आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा। तो इसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बिहाफ पे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे देखिए HF है, HCl है, HBr है, HI है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरिएबल नहीं है, दिस इज 2.1, 2.1, 2.1, 2.1। बस हम जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है और आयोडीन की सबसे कम। तो यहाँ अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, यानी अगर हम डेल EN निकालें, डेल EN यहाँ निकालें, इसे 1 बोल दें, यहाँ डेल EN 2 बोल दें, यहाँ डेल EN 3 बोल दें, और यहाँ डेल EN 4 बोल दें। तो जरा गौर पूर्वक देखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात की जाए, यानी कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस इसका, इसका माइनस इसका, इसका माइनस इसका, इसका माइनस इसका,
तो सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस यहाँ पे आएगा। तो जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होगा वहाँ पर पोलराइजेशन भी तो ज़्यादा होगा। देखने में हर जगह डेल नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन फ्लोरीन का डेल नेगेटिव क्लोरीन के डेल नेगेटिव से ज़्यादा होगा। इसी तरह से आगे भी क्लोरीन का ब्रोमीन आयोडीन से, ब्रोमीन का आयोडीन से ज़्यादा होगा। मेरे प्यारे सरकारों, जहां पर चार्ज ज्यादा होगा वहां पर हम कह सकते हैं कि परसेंटेज यानी करेक्टर ज्यादा है। इसका मतलब कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के डिक्रीजिंग ऑर्डर की, तो डेल E1 सबसे बड़ा होगा, उसके बाद डेल E1 2 होगा, फिर डेल EN 3 होगा, फिर डेल EN 4 होगा। अब जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है वहीं पर परसेंटेज आयनिक करेक्टर भी ज्यादा होगा, यानी HF में परसेंटेज आयनिक करेक्टर सबसे ज्यादा होगा, फिर HCl, फिर HBr और उसके बाद कौन आ जाएगा, HI। प्यारे बच्चों, परसेंटेज आयनिक करेक्टर अगर पता है तो हम परसेंटेज कोवैलेंट करेक्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल में परसेंटेज आयनिक करेक्टर और परसेंटेज कोवैलेंट करेक्टर का जो सम होता है वो 100% के बराबर होता है। तो जहां पर आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा वहां पे कोवैलेंट करेक्टर कम होगा, यानी कि HI में सबसे ज्यादा होगा, फिर HBr में होगा, फिर HCl में होगा और HF में सबसे कम होगा। ये हो गया इसका पहला यूज। यहां से हम कह सकते हैं कि परसेंटेज आयनिक करेक्टर इन एनी कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑफ एटम विद इन विच कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। आगे चलेंगे और छोटी छोटी बातें देखेंगे। हैनी स्मिथ इक्वेशन, थ्योरेटिकल कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक करेक्टर। तो देखो, पूरी केमिस्ट्री में परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालने के सिर्फ दो मेथड हैं। पहला मेथड हम पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। कहाँ पढ़ते हैं? केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, केमिकल बॉन्डिंग क्या कहता है? वो कहता है कि परसेंटेज आयनिक करेक्टर जो है वो म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100 के बराबर होता है। और दूसरा कहाँ पढ़ते हैं? पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं क्या? हैनी स्मिथ इक्वेशन। According to this equation, percentage ionic character is equals to 16 del En plus 3.5 del En का स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर एक बहुत बारीक सी बात बताते हैं, इसको तो आप बाद में पढ़ना, केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ भी रखा है, जानते रहो बस। इसका हम इस्तेमाल बताते हैं। अगर डेल En की वैल्यू 2.1 के बराबर होगी तो जब इसे सॉल्व करोगे परसेंटेज आयनिक करेक्टर को, तो 16 इंटू 2.1 प्लस 3.5 इंटू 2.1 का स्क्वायर एंड इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 50% आता है प्यारे सरकारों। लगभग, मतलब 49 पॉइंट समथिंग समथिंग, लगभग वो 50% आता है। यहाँ से हम एक चीज़ साफ सुथरा सीख जाते हैं। क्या हम सीखेंगे? डेलियन की वैल्यू के बिहाफ पे एक्सप्लेन करना। अगर डेलियन 2.1 है तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर 50% हो जाएगा और परसेंटेज कोवैलेंट करेक्टर भी 50% हो जाएगा। बट अगर जो डेलियन है ये 2.1 से ज़्यादा हुआ तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर भी 50% से ज़्यादा हो जाएगा, तो परसेंटेज कोवैलेंट करेक्टर 50% से कम हो जाएगा। और थर्ड केस, अगर डेलियन की वैल्यू लेस देन 2.1 है तो ऐसी सिचुएशन में परसेंटेज आयनिक करेक्टर लेस देन 50% हो जाएगा और परसेंटेज कोवैलेंट करेक्टर ग्रेटर देन 50% हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज आयनिक करेक्टर प्लस परसेंटेज कोवैलेंट करेक्टर ये हमेशा 100% के बराबर है। जब ये 100 से बड़ा होगा तो ये 100 से छोटा हो जाएगा, ये 100 से छोटा होगा तो ये 100 से बड़ा हो जाएगा। प्यारे सरकारों, इसको देखते हुए अगर हम धीरे से आगे बढ़ते हैं और बातों को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं तो हम पाएंगे कुछ और बातें हम ये थ्योरेटिकली निकाले हैं। प्रैक्टिकल कैलकुलेशन में एक ग्राफ है जो आपको मालूम रखना पड़ेगा। ये हम प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकली परसेंटेज आयनिक करेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के बीच में ग्राफ ऐसा कुछ जाता है जहां पर इसकी वैल्यू 1.7 होती है, वहां पर परसेंटेज आयनिक करेक्टर 50% पाया जाता है। तो अगर प्रैक्टिकल बात कर रहा है तो प्रैक्टिकली हम ऐसे बोलेंगे, अगर डेल En इज इक्वल्स टू 1.7 देन परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज 50%, परसेंटेज कोवैलेंट करेक्टर इज इक्वल्स टू 50%। अगर डेल En इज ग्रेटर देन 1.7, परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज ग्रेटर देन 50%, परसेंटेज कोवैलेंट करेक्टर इज लेस देन 50%। और अगर डेल En
लेस देन 1.7 है तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर, लेस देन 50% परसेंटेज कोवेलेंट करेक्टर, ग्रेटर देन 50%। अब आगे चलेंगे बच्चों और कुछ इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या, एसिडिक एंड बेसिक नेचर। क्या देख रहे हैं? एसिडिक एंड बेसिक नेचर। अगर बच्चों एसिडिक और बेसिक नेचर की बात करें तो अगर पानी में ये वाला बॉन्ड टूटता है तो स्पीसीज एसिडिक हो जाएगी, क्योंकि AOH टूट करके क्या दे देगा, AO- और H+। और वो सारी की सारी स्पीसीज जो पानी में H आयन देते हैं वो आर्हीनियस या ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी एसिड कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, अगर ये वाला बॉन्ड टूट जाए तो AOH जो है वो टूट करके A+OH- देगा और फिर इसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। अब डिपेंड करता है कि कौन सा बॉन्ड टूटेगा, तो ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनसाइड वाटर पोलर बॉन्ड, पोलर या मोर पोलर, क्योंकि पोलर तो मान लो 2 हो गए, तो ऐसी स्थिति में अपन कह सकते हैं कि मोर पोलर बॉन्ड ब्रेक इजीली। जो सबसे ज्यादा पोलर होगा वो पहले टूटेगा, और कौन ज्यादा पोलर होगा वो हम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के आधार पर डिफाइन कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे H2SO4 है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, OOH। अगर हम यहाँ पर देखें तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है और इसकी कितनी होती है, 3.5, और O के नीचे कौन आता है, S। तो सल्फर की इधर फ्लोरीन फिर इधर क्लोरीन हो जाता है, इसकी लगभग 2.5 के आसपास होती है। तो दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस यहाँ ज़्यादा है ना, यहाँ जो डेलियन है वो ज़्यादा है, और जो यहाँ डेलियन है ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड का, ये डेलियन क्या है बच्चों, ये डेलियन कम है। तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पर डेलियन ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर पोलैरिटी ज़्यादा है, यही तो रीज़न है कि पानी में ये वाला बॉन्ड फट से टूट जाता है और H2SO4 विल बिहेव लाइक अ स्ट्रॉन्ग एसिड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा मैं क्या बताना चाह रहा था। नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, देखिए आपने देखा होगा NaCl, आपने देखा होगा Al2SO4 का होल थ्राइज, आपने देखा होगा KBr, आपने देखा होगा MgCl2। तो ये सब क्या है, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसका नाम पहले बोलते हैं, जिसकी ज़्यादा है उसको बाद में। यहाँ एल्यूमिनियम सल्फेट, जिसकी कम है, सल्फर एंड ऑक्सीजन इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ना एल्यूमिनियम की तुलना में, जिनकी कम है उनको पहले, जिनकी ज़्यादा है उनको बाद में। पोटेशियम ब्रोमाइड, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसका नाम पहले, जिसकी ज़्यादा है उसको बाद में। मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसका नाम पहले, जिसकी ज़्यादा है उसको बाद में। सो वी कैन से दैट कि ड्यूरिंग द नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, those species written first which electronegativity is minimum, and those species written last which have maximum value of electronegativity। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको उसका एप्लीकेशन समझ में आया होगा। कलर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। कलर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या कहता है, इफ परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज लेस देन 20% कंपाउंड इज कलरफुल। अगर परसेंटेज आयनिक करेक्टर 20% से कम हुआ तो कलरफुल होगा, और उससे ज़्यादा होगा तो कंपाउंड कलरलेस या हल्का कलर शो करेगा। जैसे अगर Ag2S को देखें, सिल्वर का सल्फाइड है, ये ब्लैक कलर का होता है प्यारे बच्चों। और अगर हम AgI में आ जाएं तो ये जो है हमारा AgCl, ये तो वाइट होता है, ये कुछ येलोइश होता है, ये पेल येलो होता है। इसीलिए चांदी के चम्मच से अंडा खाओगे तो अंडे में सल्फर होता है, चांदी के चम्मच में लग करके काला प्रेसिपिटेट बना देता है। तो ये ब्लैक है। देखिए यहाँ पर परसेंटेज आयनिक करेक्टर 4% था, तो इसका कलर आया, थोड़ा बढ़ा तो येलो कलर आया, थोड़ा और बढ़ा तो हल्का येलो हो गया, पेल येलो बोलते हैं उसको, और थोड़ा और बढ़ गया तो वाइटिश हो गया। यानी कि 20% के ऊपर जब जाएगा परसेंटेज आयनिक करेक्टर तो स्पीसीज क्या हो जाता है, कलरलेस की तरफ बढ़ने लगता है। तो ये हम कैसे जान पा रहे हैं, ये हम जानते हैं परसेंटेज आयनिक करेक्टर। परसेंटेज आयनिक करेक्टर किसके बिहाफ पे जान पाते हैं हम लोग, कई सारे फैक्टर हैं यहाँ पे। परसेंटेज आयनिक करेक्टर जानने का मुख्य रीज़न जो है वो कौन है, वो है हमारा वो जो है फजान रूल से हम जान पा रहे हैं।
भाई कैटायन की साइज़ फिक्स है, एनायन की साइज़ बदल रही है। जो एनायन बड़ा होगा वहाँ पर परसेंटेज आयनिक करेक्टर कम होगा और कोवैलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा। जो एनायन छोटा होगा वहाँ पर परसेंटेज आयनिक करेक्टर ज़्यादा होगा और कोवैलेंट करेक्टर कम होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो ज़्यादा रोल नहीं है, ये फजान रूल से डिफाइन है, बट क्योंकि मैं आज पीपीटी बना रहा था तो मैंने सोचा इसको भी बोल ही देता हूँ यहीं पे। ध्यान रखिएगा आप इस बात को बहुत अच्छे से। प्यारे सरकार, आगे चलेंगे और आगे बात को सीखेंगे कुछ क्वेश्चन के फॉर्म में। सबसे मेन चीज़ होता है किसी भी टॉपिक को जब हम पढ़ते हैं तो वो होता है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस जितना आप करोगे उतना ज़्यादा अच्छे से आप चीज़ों को सीख पाओगे। हमसे कहता है द करेक्ट सेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमको हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है 2.1। पहले लेक्चर में हमने सिखाया था लिथियम सोडियम, तो लिथियम का 1 होता है और ये 0.1 से घटता है, यानी कि आपको ये बात मैंने आपको बहुत परफेक्ट वे में सिखा रखी है। ये 0.1 से 0.9 हो जाएगा, यानी कि सबसे कम किसका होगा, सोडियम का, उसके बाद उससे ज़्यादा लिथियम का और सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर। वो हमसे क्या पूछ रहा है, डिक्रीजिंग, तो हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा, फिर लिथियम एंड देन सोडियम। हाइड्रोजन, लिथियम, देन सोडियम। सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कहता है कि पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड कैन बी एक्सप्लेन बाई, किसी बॉन्ड की पोलैरिटी कैसे एक्सप्लेन हो सकती है। जैसे x और y के बीच में अगर बॉन्ड बना हुआ है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मालूम होगी, तभी तो हम बता पाएंगे कि किस पर नेगेटिव और किस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पोलैरिटी इज एक्सप्लेन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नॉट बाय ऑल ऑफ अबव। तो इट इज एक्सप्लेन बाय ओनली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि कहाँ नेगेटिव कहाँ पॉजिटिव, कितना नेगेटिव कितना पॉजिटिव, ये सब किस पे आधारित है कि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कौन अपनी तरफ कितना खींचेगा, और ये फैसला कैसे होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बिहाफ पे होता है। आगे चलेंगे, कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू फॉर एलिमेंट्स आर यूजफुल इन प्रेडिक्टिंग बॉन्ड एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, पोलैरिटी ऑफ ए बॉन्ड, नेचर ऑफ ऑक्साइड, ऑल में होता है। देखो समझाता हूँ। सबसे पहले कहते हैं बॉन्ड एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे देखिए HF है, HCl है, HBr है, HI है। तो देखिए टॉप टू बॉटम हम लोग जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसलिए साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है, और साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ जो है, साइज बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो जाएगी, क्योंकि बड़ा बॉन्ड कमजोर होता है। तो बॉन्ड एनर्जी को ही हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोलते हैं, एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी। तो कहता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। तो देखो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिपेंड कर रहा है कि नहीं, बॉन्ड एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिव पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, बॉन्ड एनर्जी भी उसकी क्या होगी, कम होगी। पोलैरिटी तो तुम जानते हो, HF की पोलैरिटी सबसे ज़्यादा है, HI की सबसे कम, क्योंकि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है और I की सबसे कम। यानी कि पोलैरिटी भी डिपेंड करती है किस पे, पोलैरिटी भी डिपेंड करती है उन दो एटम जिनके बीच बॉन्ड बना है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तीसरा है नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड बहुत ज़्यादा वेरी करता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। ध्यानपूर्वक इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि BeO है, MgO है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, BaO। देखो अब यहाँ पर इसकी साइज सबसे छोटी है, यानी मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सबसे ज़्यादा। यहाँ पे सबसे बड़ी है, यानी मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सबसे कम। अब जरा देखिए कि जनाब मंजीर अली ने ऐसा बेकार कर गाना गाया, ये आगे सिखाऊंगा। एम्फोटेरिक है, उसके बाद ऐसा बेकार कर गाना है, सब पंजाबी। उसके नीचे जाओगे तो सबके सब क्या आ जाएंगे, बेसिक हो जाएंगे। यानी कि जितनी ऑक्साइड में मेटल की साइज छोटी होगी तो वो या तो कैसा नेचर दिखाएगा, एसिडिक, और या तो कैसा होगा, एम्फोटेरिक। और जैसे जैसे साइज बढ़ती चली जाएगी तो उसका नेचर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, होता चला जाएगा बेसिक नेचर में। यानी कि नेचर ऑफ ऑक्साइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। ये बात बिल्कुल परफेक्ट है भाई। बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, देखो उसका नेचर एम्फोटेरिक होता है। अब ऑक्साइड का नेचर अगले लेक्चर में मैं पढ़ाने वाला हूँ, बहुत डेप्थ में पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन में आ गया है तो जानते रहिए। प्यारे बच्चों, आगे हम लोग चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। कहता है मुल्किन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ। मुल्किन स्केल में क्या क्या,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पॉलिंग, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। हाँ, मुल्किन में क्या क्या यूज होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सी इज द राइट आंसर, क्योंकि उसका फॉर्मूला था एक्स मुल्किन इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी अपॉन 2. So we can say that in Mulkin scale which two factors are involved is the electron affinity as well as it is the ionization enthalpy. आगे चलेंगे प्यारे बच्चों, आगे और बात करते हैं। कहता है the pair with minimum difference in electronegativity। ठीक है, देखिए हमसे कहता है इसमें से मिनिमम डिफरेंस कहाँ पे है, तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं ये बात। आपको मैंने एक ट्रिक सिखाई थी, देखो मैंने लिखा था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। फिर मैंने लिखा था यहाँ पे लिथियम बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ पर सोडियम बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैंने याद करने का ट्रिक सिखाया था। हाइड्रोजन का 2.1 होता है, यहाँ 1, ये 0.9, ये 0.8, ये 0.8, यहाँ पे ये 0.7, ये 0.7। ठीक है, यहाँ 0.5 से बढ़ाओ 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 एंड दिस वन इज 4। ये 0.3 से बढ़ाओ 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, 2.5, ये 0.1 और बढ़ता है। और यहाँ फ्लोरीन के बाद ये 3, ये 2.8, दिस वन इज 2.5। इससे एग्जैक्ट पता लग जाएगा बिल्कुल भी इतनी बात से। देखो फ्लोरीन और क्लोरीन की अगर बात करें तो इसमें डिफरेंस कितने का है? फ्लोरीन और क्लोरीन में डिफरेंस है 1 का। कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें तो कार्बन और हाइड्रोजन में डिफरेंस कितने का है? इट इज 0.4। फॉस्फोरस हाइड्रोजन की बात करें दिस इज 2.1, दिस इज 2.1, देयर इज अ नो डिफरेंस, द डिफरेंस इज 0। सोडियम और सीजियम की बात करें तो यहाँ पे भी डिफरेंस है। कितना है? तेल लेने जाने दो, या तो लिखना है तो 0.2 लिख ही दो। तो सबसे मिनिमम डिफरेंस की अगर बात की जाए तो सबसे मिनिमम डिफरेंस मौजूद है फास्फोरस में और हाइड्रोजन में प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहता है कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज, इनमें से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है? तो जिसकी साइज सबसे बड़ी है और जो सबसे लेफ्ट में है, तो सीजियम की साइज सबसे बड़ी है और सबसे लेफ्ट में भी है, तो सबसे लेफ्ट में है और सबसे नीचे की तरफ है, इसलिए इसकी साइज सबसे बड़ी है और इसीलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? सबसे कम होगी। पीछे वाले क्वेश्चन में देख भी सकते हैं, इट्स द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सीजियम इज नथिंग बट 0.7। प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द नोमेनक्लेचर ऑफ ICl इज आयोडीन क्लोराइड बिकॉज, ऐसा क्यों? क्योंकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, क्लोरीन की ज्यादा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आयोडीन इज लेस एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ज्यादा। जब भी कभी हम नाम लिखते हैं तो which concept is working behind that, कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा उसका नाम पहले और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका नाम बाद में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है एज वी प्रोसीड अक्रॉस द पीरियड इन पीरियोडिक टेबल वी फाइंड देयर इज अ डिक्रीज इन, हम देखेंगे किस में डिक्रीज होता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा भाई? ये तो इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये भी इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये भी इंक्रीज करता है, एटॉमिक रेडियस ये तो भाई डिक्रीज करेगा। साइज लगातार घटती है ना, बिल्कुल। तो क्या हो गया आंसर 10th का डी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। अच्छा 10 दो बार आ गया क्या? हाँ ठीक है, सॉरी, वो प्रिंट मतलब टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग वाले भैया का मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है क्या? अगेन देख लेते हैं 10 कहता है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर एंड क्लोरीन इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? तो ये तो हमको सबका डेटा ही याद है यार। हाइड्रोजन का होता है 2.1, फ्लोरीन का होता है 4, क्लोरीन का होता है 3, सल्फर का होता है 2.5 और ऑक्सीजन का होता है 3। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर चेक करो, तो इंक्रीजिंग पूछ रहा है, तो सबसे कम किसका है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के बाद किसका है? सल्फर का। सल्फर के बाद किसका है? ये 3.5 होता है क्लोरीन का। क्लोरीन के बाद कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद कौन हो जाएगा? फ्लोरीन। ये सब बातें हम कब बोल पा रहे हैं? जब वो पहले लेक्चर की मेमोरी वाली बातें आपके दिमाग में हैं तब। तो यहाँ से आप पाएंगे कि आंसर क्या हो जाएगा? HSCl फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, वो 12 आ गया, वो 11 उसको होना था, तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर 3 ऑक्साइड। अच्छा, तो इसके लिए मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, आगे वैसे मैं पढ़ाने वाला हूं। देखो अगर हम लोग देखते हैं तो जनाब मंजीर अली ने ऐसा बेकार कर गाना गाया,
सब पंजाबी सनक गए, ये स्थिति है। देखिए तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि जनाब मंजीर अली ने ऐसा बेकार कर गाना गाया कि सब पंजाबी सनक गए। ये एम्फोटेरिक होते हैं और इनके नीचे वाले बेसिक, इनके ऊपर वाले एसिडिक। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि मैग्नीशियम बेसिक ऑक्साइड है। जनाब मंजीर अली ने ऐसा बेकार कर गाना गाया कि सब पंजाबी सनक गए, ठीक है। तो देखिए सनक गए भी है, पंजाबी भी है और जनाब भी है। ये तीनों तो एम्फोटेरिक हैं, बट दिस वन इज बेसिक। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑक्साइड इज नॉट सिमिलर टू सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, दैट्स वाई फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 में कहता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड आर मेटालिक, ठीक है। इनमें से मेटालिक कौन है? तो देख लीजिए कौन है। कहे शिवजी सुने पार्वती, कहे शिवजी सुने पार्वती। प्यारे बच्चों, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज इंक्रीज होती है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी उसका मेटालिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। तो प्यारे सरकारों, हम बोल सकते हैं कि यहां से टिन और लेड की मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। ये सबसे नीचे की तरफ है। तो टिन और लेड किस ऑप्शन में है? टिन और लेड किसी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो कहे शिवजी सुने पार्वती, ठीक है। ये SN होना चाहिए था, SB लिख उठाया गलती से। तो दिस वन इज SN, तो B आंसर इज द राइट आंसर। जर्मेनियम इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो क्या है, आप पढ़ते हैं जो है फिजिक्स में कि सिलिकॉन और जर्मेनियम दे आर नॉट मेटेलिक, दे आर सेमीकंडक्टर। तो B इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं बच्चों। कहता है द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर ऑफ सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम, फास्फोरस। अच्छा ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लिख देंगे बेरिलियम, फिर लिख देंगे मैग्नीशियम। बेरिलियम से पहले कौन आता है? लिथियम नहीं है। उसके बाद कौन आता है? सोडियम है। तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है? बेरिलियम बाद कार्बन, कहे शिवजी, कार्बन नहीं है, ठीक है। उसके बाद कौन आ जाएगा? नाइट्रोजन, फिर ये क्या हो गया? फास्फोरस। ये एलिमेंट्स हमको दिए हुए हैं। अब देखेंगे इसमें किसकी साइज सबसे बड़ी है, तो कौन सबसे नीचे है और कौन सबसे लेफ्ट है। तो पता लगा सोडियम, इसका जो मेटालिक कैरेक्टर है वो सबसे ज्यादा होगा। तो देखिए कहां पर सोडियम का सबसे ज्यादा दिया हुआ है? एक ही ऑप्शन है यार, सोडियम के बाद जरा देखो किसकी साइज सबसे बड़ी है? मैग्नीशियम की साइज सबसे बड़ी है। अब बचा कौन? बेरिलियम, सिलिकॉन और फास्फोरस। तो बेरिलियम का मेटालिक कैरेक्टर उसके बाद ज्यादा होगा। उसके बाद कौन आ जाएगा? ये नॉन मेटल्स है ना, सिलिकॉन। और फिर सिलिकॉन और फास्फोरस में अगर देखा जाए तो किसकी साइज बड़ी है? सिलिकॉन की। तो ये हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर किसी भी चीज का कब ज्यादा होता है? जब उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या हो? ज्यादा। और इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कब ज्यादा होगी? जब उसकी साइज क्या होगी? बड़ी। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर किसी की साइज बड़ी है तो उसका मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इस थियरी, इस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे हमने इसे अप्रोच करके बनाया। क्वेश्चन नंबर 15 में चलेंगे। कहता है द रेडियस ऑफ विच आयन इज क्लोजेस्ट टू लिथियम। तो देखिए Li प्लस के कौन क्लोज होगा? तो प्यारे बच्चों, अगर वो रेडियस की बात करता है तो जरा देखें, हमने बताया है कि Li प्लस जो होता है एक्सेप्शन में वो Mg+2 से थोड़ा सा बड़ा होता है, चाहे हम कह दें ऑलमोस्ट बराबर या थोड़ा सा बड़ा होता है। तो ये Li प्लस इज जस्ट ग्रेटर देन द Mg+2। ये जो हमने आपको 9 एक्सेप्शन नोट कराया था 9 या 10 एटॉमिक रेडियस में, उसमें आपको बता रखा था। तो लिथियम के सबसे क्लोज जो एटॉमिक रेडियस होता है वो किसका होता है? Mg+2 का होता है। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। कहता है क्वेश्चन नंबर 16 में द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अंडरलाइंड स्पीसीज। अंडरलाइंड स्पीसीज में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? ठीक है, तो कहता है करेक्ट ऑर्डर। अच्छा, तो यहां जरा देखो, ये कार्बन कौन है? ये कार्बन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये कौन है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहां पर परसेंटेजेस करेक्टर, यहां पर परसेंटेजेस करेक्टर यहां के कंपेयर में क्या है? ज्यादा है।
तो यहाँ पर अगर परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा है, यहाँ परसेंटेज एस करेक्टर कम है, तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से ज़्यादा होगी। तो इसमें यही दिया भी है, ठीक है। यहाँ O है, यहाँ O है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होगी, तो ये गलत लिखा है। यहाँ जरा देखिए H2 है और यहाँ पे H है, तो उससे तो मैटर करता नहीं, यहाँ पे भी H है, तो यहाँ पे भी सेम होगी, कम ज़्यादा नहीं, यहाँ पे भी सेम होगी, कम ज़्यादा नहीं। तो यहाँ से पता लगता है कि द करेक्ट ऑर्डर इज द फर्स्ट वन। द रीजन बिहाइंड दैट इज द परसेंटेज एस करेक्टर, जिसे हमने थियोरी में प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। अच्छा ठीक है, तो ओनली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा, ओनली आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ऑल ऑफ द अबव। कहता है कि ठीक है, चलो देख लेते हैं। कहता हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम, ठीक है। तो कौन कौन सा इफेक्ट होता है, तो ओनली आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अफेक्ट करता है, बट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं करता है। प्रूफ कर देता हूं कैसे, जरा देखो। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन की साइज बड़ी है, फिर भी इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, ज़्यादा। और अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो इसकी साइज क्या है, इसकी साइज इससे क्या है, बड़ी है, फिर भी इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, कम है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये दो के दोनों चीजें स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती हैं, बट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का उससे कोई लेना देना नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से स्वतंत्र होता है। जैसे कि नाइट्रोजन अगर ऑक्सीजन से बड़ा है तो कैसा भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमेशा इससे क्या आएगी, कम आएगी। जैसे और अच्छे से बता देता हूं, आप बताओ नाइट्रोजन ऑक्सीजन में अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करोगे तो आपको लगेगा कि ऑक्सीजन छोटा है, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा, जबकि ऐसा नहीं होता, नाइट्रोजन का ज़्यादा होता ऑक्सीजन से। नाइट्रोजन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करोगे तो तुम्हें लगेगा कि जरा देखो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में जाने दो, चलो कार्बन नाइट्रोजन में कर दो, तो कार्बन क्या है, बड़ा, तो तुम्हें लगेगा कि इसकी कम होनी चाहिए, जबकि कार्बन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है। रीज़न है कि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रभावित करता है किसको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को, लेकिन नहीं प्रभावित करता किसको, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। तो कौन अफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है हमसे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव द डिफरेंट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इनमें से किसके पास डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू होती है। तो मैंने आपको समझा रखा था PCl5 में फास्फोरस एक्सियल बॉन्ड के लिए अलग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी शो करता है, और यही फास्फोरस इक्विटोरियल बॉन्ड के लिए अलग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी शो करता है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझेंगे कि किसकी, फास्फोरस की। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव द डिफरेंट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो फास्फोरस की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू अलग अलग होती है अपने PCl5 में ही। देखो, एक्सियल के लिए अलग होगी और इक्विटोरियल के लिए अलग होगी। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। कहता है विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, हमने किसको किसको कंपेयर करा रहा है, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन। ठीक है, तो जरा देख लीजिए, अगर हम यहाँ पर देखें कि नाना पार्टिकल, नाइट्रोजन नहीं है, उसके बाद कहे CuG, कार्बन नहीं है, उसके बाद OS, ऑक्सीजन नहीं है, फिर कल ये नहीं है। तो जरा देखो, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी, हाँ, फिर सल्फर, हाँ, फिर फास्फोरस, हाँ, सिलिकॉन के सबसे कम, हाँ, ठीक है। ये साइज की इनवर्स ऑर्डर में, इसलिए करेक्ट है। सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम। तो देख लेते हैं, सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन। तो सिलिकॉन सबसे छोटा है और सोडियम सबसे बड़ा, तो सिलिकॉन के बाद उसने एल्यूमिनियम का दे दिया, इसलिए गलत है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सिलिकॉन के बाद सबसे छोटी साइज किसकी है, एल्यूमिनियम की, तो सिलिकॉन के बाद, अच्छा सॉरी, वही तो दिया है, सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम है ना, हाँ ठीक है, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम। दिस इज ऑल्सो राइट, दिस इज ऑल्सो राइट, दैट्स वाई
ऑल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। 20 कहता है बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल ऑफ पॉलिंग इज बेस्ड अपॉन, पॉलिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल किस पे बेस्ड है, तो ये बेस्ड है एक्स्ट्रा बॉन्ड एनर्जी पर। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे बात करेंगे किसकी, क्वेश्चन नंबर 21 की कहता है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फोरस कार्बन सिलिकॉन, तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस और कार्बन कहे शिव जी नाना पाटेकर, ये स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में प्यारे बच्चों कार्बन और नाइट्रोजन की ज़्यादा आएगा सिलिकॉन और फॉस्फोरस से, क्योंकि ये सेकेंड पीरियड है और ये थर्ड पीरियड है, इसकी साइज छोटी है। इन दोनों में कौन छोटा है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का ज़्यादा हो जाएगा कार्बन से। इन दोनों में कौन छोटा है, फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस का ज़्यादा हो जाएगा सिलिकॉन से। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, नाइट्रोजन के बाद कार्बन, फिर फॉस्फोरस, फिर सिलिकॉन, दिस इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 भी देखेंगे प्यारे बच्चों। 22 में कहता है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज, कौन है भाई मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हेलोजन FCl Bri, क्या होता है उनका NH2 NP5, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो डी इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे, कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इंक्रीजेस इन द ऑर्डर, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर OSNP। तो देखो इनकी साइज छोटी है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन की ज्यादा होगी, किससे, थियरी में पढ़ा रखा हूं, फॉस्फोरस सल्फर से। ऑक्सीजन की ज्यादा होगी नाइट्रोजन की, सल्फर की ज्यादा होगी फॉस्फोरस से। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर सल्फर, फिर फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में चलेंगे, कहता है इन पीरियोडिक टेबल द बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, बेसिक कैरेक्टर जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का है, ठीक है, तो इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये तो गलत है। टॉप टू बॉटम जाओगे जैसे LiOH से लेकर के CSOH तक, तो टॉप टू बॉटम जाओगे तो यहां पर आप देखोगे तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर बढ़ जाता है, इसलिए टूटने की टेंडेंसी बढ़ जाती है और OH आयन देने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। यानी टॉप टू बॉटम हाइड्रोक्साइड हो या ऑक्साइड हो, उनका बेसिक करेक्टर बढ़ता है, ठीक है। तो हम क्या इसको गलत मान लेंगे, डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज द राइट आंसर, यही सेकेंड वाला करेक्ट है। आगे चलेंगे बच्चों, आगे और बातें सीखेंगे, उससे पहले हमारे सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कहो तो, डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देखो सीधी बात है भाई, पानी में वही टूटता है जो मोर आयनिक होता है, तो टॉप टू बॉटम जाओगे तो मेटल कैटायन की साइज क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो कोवेलेंट कैरेक्टर घट जाएगा, आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा और पानी में टूटने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, तो OH आयन ज्यादा देगा तो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। और मेटल ऑक्साइड है तो टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज बढ़ेगी, मेटल की साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, तो उसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ओवरऑल हमें यह देखना है कि जहां मेटल एटम की साइज बढ़ रही है वहां पर बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, जहां उसकी साइज घट रही है वहां पर बेसिक कैरेक्टर कम होगा। अगले लेक्चर में हम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, एसिडिक स्ट्रेंथ, एम्फोटेरिक, बेसिक, एसिडिक सब पहचानना सिखाएंगे आपको खूब बेहतर वे में। प्यारे बच्चों, आज मैं जहां रिकॉर्ड कर रहा हूं वहां पर आजू बाजू बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, तो थोड़ा मुझे कंसंट्रेशन भंग हो रहा है। आज हम अपने लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद करता हूं कि इस इलेक्ट्रॉनिक EFT के पार्ट 2 में आपको मैं कुछ सिखा पाया हूंगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।